तो अब हम लोग पढ़ेंगे द फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है काफ़ी हद तक सवाल आते हैं। ठीक है, और एक ऐसा एक टॉपिक है जिसमें कर्नाटिक वार्स जो 3 हुए वो इसमें कोइंसाइड करते हैं। तो कर्नाटिक वार्स हुए जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में वो, तो उससे पहले हम लोग कर्नाटिक वार तक पहले पहुंचे। इससे पहले हम फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का बैकग्राउंड जानते हैं, उनका बेस जानते हैं। ठीक है, तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जैसे हमने पहले आप लोगों को बता चुका था कि 1464 एडी में इसका फाउंडेशन हुआ। कौन किया था? बाय कोलबर्ट। कोलबर्ट एक लुइस 14वां का एक चुनिंदा मिनिस्टर थे। ठीक है, उनके कहने पर ये उनका ब्रेन था, आइडिया था कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन किया जाए जो जाकर को भारत या इस एशिया में अपना बिजनेस फैलाए। और ये भारत में है 1468 एडी में। इस ऑफिशियल नेम इस कंपनी का जो दिया गया था वो कैंपिंग दिस इंडाइज दी ओरिएंटल। ठीक है, जो पहला फैक्ट्री इन्होंने सेटअप किया वो 1468 में सेटअप किया था, जिनका नाम था फ्रैंकोइस कैरोन। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री इन्होंने जो सेटअप किया 1469 में मासूलीपट्टनम में, और 1672 में एक दूसरा सेटलमेंट फैक्ट्री जो खोला गया फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था पौंडीचेरी में। ठीक है, ये किसने सेटअप किया था? फ्रैंको मार्टिन में। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो पहला सेटलमेंट फर्स्ट फैक्ट्री जो हुआ था 1468 में हुआ था वो फ्रैंकोइस कैरन था। जो 1672 में जो हुआ वो फ्रैंको मार्टिन था। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन उस जब ये पौंडीचेरी में अपना सेटलमेंट जमाए उसके बाद इनको भारत में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सेटलमेंट थे, जितने भी फैक्ट्री थे, मतलब जहाँ जहाँ से इनका बिजनेस चल रहा था उनका सबका चेयरपर्सन इनको बना दिया गया। He became the chairperson of all settlement in India. In 1619 and 1692, Chandernagar became another settlement of France East India Company, and this Chandernagar this belong to West Bengal. ये West Bengal में है। ठीक है, also they set up their factory at Mahe on the Malabar coast. ठीक है, तो ये इसका फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जनरल ओवरव्यू हो गया, बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंग्लो फ्रेंच वार, जिसको कर्नाटिक वार भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये आप लोग ये कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अब कर्नाटिक वार जाने से पहले हम लोग पहले ये सवाल हमारे मन में आता है कि सर ये वार हुआ क्यों, ये लड़ाई हुआ क्यों, और किसके किसके बीच में हुआ? तो जो कर्नाटिक वार जो हुआ था वो बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर व्यापार करने आई थी। इन दोनों का पर्पस था क्या? ट्रेडिंग करना, अपना मोनोपोली, ठीक है, अपना दबदबा भारत में बनाना। ठीक है, तो जब एक दूसरे ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हमारा दबदबा हो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि हमारा दबदबा हो, लेकिन इसी बीच में जब दोनों एक दूसरे अपना अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश किए तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कि नहीं हम जमाएंगे, और फ्रेंच कहते थे कि नहीं हम जमाएंगे। यही एक कारण था। ठीक है, जिसके बीच में जिसके कारण कर्नाटिक वार हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं कि फर्स्ट कर्नाटिक वार। ठीक है, इसको एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं। एंग्लो फ्रेंच वार या फर्स्ट कर्नाटिक वार। कब हुआ था? 1740 से लेकर 1748। अब ये किनके किनके बीच हुआ था?
बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हुआ। इससे पहले हम आप लोगों को कुछ बता दें कि ये जो लड़ाई शुरू हुआ ये ब्रिटिश के द्वारा शुरू किया गया। उस वक्त के इनके एक कमांडर इन चीफ रहते थे अंग्रेज के, उनका नाम था बेरनोट। उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक शिप को, एक जहाज को इन्होंने इनका कब्जा कर लिया। ठीक है, और उस वक्त के फ्रांस के जो गवर्नर थे भारत में वो थे ड्यूप्लिक्स। अब इन्होंने अंग्रेज ने क्या किया कि इनके शिप को कब्जा कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के उस वक्त के गवर्नर थे ड्यूप्लिक्स, इन्होंने रिटेलिएट किया। ठीक है, जवाब दिया, और ऐसे कर को ये लड़ाई स्टार्ट हुआ। तो फिर अंग्रेज के जो कमांडर इन चीफ थे बेरनोट, वो गए कर्नाटक में अनवरुद्दीन के पास। उस वक्त के वो वहाँ के नवाब थे। ये बोले कि फ्रांस हमें ये प्रॉब्लम कर रहा है, मुसीबत पैदा कर रहा है, आप क्या कीजिए कि आप इसको रोकिए। तो अनवरुद्दीन जो थे कर्नाटक के जो नवाब थे, वो बोले फ्रांस से कि आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप ये जो लड़ाई हो रहा है इसको बंद कर दीजिए और अंग्रेज को यहाँ आने की अनुमति दीजिए। तो ड्यूप्लिक्स ने मना कर दिया। अब अनवरुद्दीन साहब को आ गया गुस्सा, कहे कि अब हमारे राज में रह कर को हमसे ही दबदबा कर रहे हो, आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, मतलब पानी में रहकर और मगरमच्छ से बैर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लड़ाई शुरू कर दी। अनवरुद्दीन के तरफ से लड़ रहे थे महफूज खान, ठीक है, और फ्रांस के तरफ से लड़ रहे थे कैप्टन पैराडाइज। तो इसमें अनवरुद्दीन हार जाते हैं। ठीक है, और इस वार को ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चापली के तहत संधि के तहत रोक दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ये एंग्लो वार, फर्स्ट एंग्लो वार और फर्स्ट कर्नाटिक वार। ठीक है, ये कोइंसाइडेड, मतलब ये उस वक्त हुआ था जब ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेस चल रहा था। ठीक है, कोइंसाइडेड विथ ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, बिटवीन नवाब ऑफ कर्नाटक रीजन, कौन थे उस वक्त के, अनवरुद्दीन साहब, अनवरुद्दीन वर्सेस किसके बीच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इनके तरफ से कौन लड़ रहा था, लेड बाय महफूज खान। कौन, महफूज खान। इनके तरफ से लेड बाय कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, रिजल्ट्स क्या हुआ इस वार का, अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड। अनवरुद्दीन साहब हार गए। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चापली। ended with treaty of एक्स-ला-चापली। कब हुआ था, 1748 में। ठीक है, अब इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, जो मद्रास था वो इंग्लिश को दे दिया गया, और जैसे कि हमने बताया इट कोइंसाइडेड विद ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेस। ठीक है,
और फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अमेरिका में उनकी जो टेरिटरी थी, उनकी जमीन थी, ठीक है, उनको वापस मिल गया, ठीक है। Madras was handed back to British and in turn French get their in North America। तो ये हो गया एंग्लो फ्रेंच वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1740 से लेकर 1748 में हुआ, ठीक है। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि उस वक्त के जो ये इंग्लिश और फ्रांस के बीच में हुआ, ये वार जो बेसिकली स्टार्ट किया गया वो अंग्रेज की तरफ से। उस वक्त जो इंग्लिश के जो कमांडर थे सर बैरनोट, उन्होंने क्या किया, फ्रांस के एक शिप को हमला कर दिया और उसका कब्जा कर लिया। तो उस वक्त के जो तत्कालीन गवर्नर थे भारत में फ्रांस के, वो थे ड्यूप्लिक्स ने रिटेलिएट किया, ठीक है, और अंग्रेजों के ऊपर बहुत ही क्षति पहुंचाई। तो उसके बाद अंग्रेज के जो गवर्नर थे वो भागते भागते गए कहाँ, कर्नाटक के नवाब के पास। उस वक्त कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन साहब। अनवरुद्दीन साहब ने कहा कि ये आप ये वार बंद कीजिए और अंग्रेज को यहाँ आने की अनुमति दीजिए। तो उस वक्त के जो तत्कालीन जो गवर्नर थे फ्रांस के, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं दे सकते, ठीक है। अब अनवरुद्दीन साहब को आ गया गुस्सा, ये बोले कि आप हमारे जगह पर रहकर हमारे बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो अब हम युद्ध करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने युद्ध किया, ठीक है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन साहब के की तरफ से लड़े महफूज खान, जो उनके कमांडर इन चीफ थे। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लड़े कैप्टन पैराडाइज। इस लड़ाई का रिजल्ट क्या हो गया, अनवरुद्दीन साहब हार गए, ठीक है। और हारने के कारण इनको एक संधि करना पड़ा, ठीक है। इट एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली, ठीक है, 1748 में ये साइन कराया गया, ठीक है। अब इस ट्रीटी के अनुसार क्या हुआ, जो मद्रास जो रीजन था, ठीक है, इस मद्रास रीजन को ब्रिटिश को वापस कर दिया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वार जो फर्स्ट कर्नाटिक वार जो था, वो ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सक्सेशन की मतलब ये चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उसके कोइंसाइडेड थे, साथ ही साथ चल रही। तो फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका में वहां उनको अपनी जमीन दे दी गई, ठीक है। तो ये आप लिखिए। अब फर्स्ट कर्नाटिक वार का जो सिग्निफिकेंस था, वो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इस लड़ाई का तो रिजल्ट हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, इस पर भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब आप इसमें देखिएगा, जो फर्स्ट कर्नाटिक वार 1740 से लेकर 1748 में हुआ, ठीक है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अनवरुद्दीन साहब के पास बहुत बड़ा सैनिक बल था, लेकिन वही फ्रांस के पास बहुत ही कम था। फिर भी फ्रांस जीत गया, क्यों, क्योंकि फ्रांस के जो आर्मी थे वो वेल ट्रेन थे और वेल डिसिप्लिन थे। और दूसरी तरफ देखा जाए, अनवरुद्दीन साहब का जो इनकी जो सेना थी वो वेल ट्रेन और डिसिप्लिन नहीं थी। तो हमें इसमें से क्या सीखने को मिलता है, ठीक है, ये स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी कैन डिफीट
a large army, and this was the eye opener for other European companies. मतलब एक मुट्ठी भर डिसिप्लिन आर्मी और जो ट्रेनिंग किया हो वो बड़े से बड़ा सैनिक बल को हरा सकता है, जो कि जिसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, अनुशासन ना हो और वो ट्रेन ना हो। और यही इस युद्ध से जो और भी आने वाले विदेशी कंपनी थे जैसे कि अंग्रेज हो गए, ठीक है, ये उनको इससे पता चलता है। दूसरा जो था, ठीक है, वो था नेवल फोर्स। ठीक है, इसमें नेवी का भी इस्तेमाल काफ़ी हद तक किया गया, ठीक है। तो इसमें नेवल फोर्स की भी एक इम्पोर्टेंस इसकी आती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कर्नाटिक वार। ये कब से कब तक हुआ था? 1749 से लेके 1754 तक, ठीक है। सो तो नहीं रहे हो सब कोई? नहीं, सोना नहीं है, ठीक है। तो पानी पी ले। अब जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो होता है, ठीक है, ये वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। मतलब गद्दी पर कौन बैठना चाहेगा, कहाँ कहाँ? हैदराबाद और कर्नाटक में, ठीक है। स्टार्टेड with war of succession in Hyderabad and कर्नाटक रीजन में, ठीक है। हैदराबाद में किसके किसके बीच था? नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में किसके किसके साथ था? अनवरुद्दीन और किसके बीच था? चंदा साहेब। तो जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था वो इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए लड़ाई हो रही थी हैदराबाद में और कर्नाटक रीजन में। हैदराबाद में जो गद्दी पर बैठने के लिए जिनके बीच लड़ाई हो रही थी वो नासिर जंग थे और मुजफ्फर जंग थे, ठीक है। और कर्नाटक जो रीजन में हो रही थी अनवरुद्दीन साहब के साथ हो रही थी और चंदा साहिब साहब के बीच हो रही थी, ठीक है। इस वार को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ कि
दो बंदर रहते हैं, कि आप लोग पहले भी सुने होंगे, ठीक है। इस टॉपिक का और इस कहानी से बहुत ही बड़ा अच्छा लिंक है कि दो बंदर रहते हैं, दोनों के पास एक रोटी रहता है। तो दोनों बंदर जब बोलते हैं कि आधा आधा तुर के खाएंगे, तो आधा आधा तोड़ते हैं। तो एक बंदर बोलता है कि नहीं तुम्हारा ज़्यादा हो गया, और एक बंदर बोलता है कि नहीं तुम्हारा ज़्यादा हो गया। तो उसी के बीच एक बिल्ली आती है, बोलती है कि ठीक है तुम दोनों के झगड़े का फैसला हम कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का फैसला करने जाती है बिल्ली, तो जब उसका देखती है कि इसका ज़्यादा है तो उसमें से ज़्यादा खा लेती है, फिर इसका इसमें से ज़्यादा खा लेती है। ऐसे करते करते वो पूरी रोटी खा जाती है, और बंदरों को आखिर में कुछ मिलता नहीं है, और बिल्ली मजे मार के अपने चले जाती है, ठीक है। तो इस वार में भी ऐसा ही कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है, और फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर साहब का एक बहुत अच्छा लाइन है कि कहते हैं कि जब बंधु विरोधी होते हैं तो सारे कुलवासी होते हैं। तो जब भी आपके घर में कुछ मामला हो, प्रयास कीजिए कि आप खुद ही उसको सलटने की कोशिश करें, एक साथ बैठ कर को अपने बातों से विचारों से हल करें, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नसीर जंग को सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, अनवरुद्दीन साहब को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, चंदा साहब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस। उस वक्त फ्रांस के जो गवर्नर थे वो ड्यूप्लिक्स थे, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद होता है बैटल ऑफ अंबर वैली, ठीक है। इस बैटल ऑफ अंबर वैली जब ये कह रहे थे कि नहीं हमारा पार्टी बनेगा, गद्दी पर बैठेगा, और अंग्रेज कह रहे थे कि हमारे पार्टी गद्दी पर बैठेगा, तो इसमें होता है बैटल ऑफ अंबर वैली। कब होता है? 1760 से लेकर 1761 में। इसमें क्या कहता है कि अनवरुद्दीन मर जाते हैं। अनवरुद्दीन was killed by combined forces of मुजफ्फरजंग चंदा साहिब एंड फ्रेंच, ठीक है। जगह नहीं है तब तक ये उतारिए आप लोग, आगे हम लिखवाते हैं। अब अनवरुद्दीन साहब तो मर गए,
शुरुआत शुरुआत में तो ये तो जीत गया। कौन कौन जीत गया? मुजफ्फर जंग जीत गए, फिर उसके बाद में चांदा साहब जीत गए, फ्रेंच आर्मी जीत गए। अब डुप्लिस को, ठीक है, अब डुप्लिस साहब ने मुजफ्फर जंग साहब को और अनवरुद्दीन चंदा साहब को तो सपोर्ट किया। अब ये जीत गए लड़ाई, तो उनका भी हक बनता है कि इनको कुछ दिया जाए। तो डुप्लिस को इन्होंने बना दिया गवर्नर। कहाँ का बना दिया गवर्नर? मुगल सल्तनत के जितने भी टेरिटरीज थे, भारत में, ठीक है, टू द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर, मुजफ्फर जंग साहब को was made सूबेदार ऑफ डेक्कन। डेक्कन रीजन का इनको सूबेदार बना दिया गया। अब ये बैटल ऑफ अंबर की होती है, लेकिन 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 खेल यहीं खत्म नहीं होती। अभी हीरो का आना, एंट्री मारना अभी बाकी है। तो इसमें क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ अंबर में अनवरुद्दीन साहब मर जाते हैं, तो उनके बेटे जो होते हैं मोहम्मद अली, वो जाको शरण लेते हैं अंग्रेजों के पास इन द फोर्ट ऑफ त्रिचुरन्नापल्ली, ठीक है। बट लेटर मोहम्मद अली सन ऑफ अनवरुद्दीन took shelter at the fort of त्रिचुन्नापल्ली। अंग्रेज से जाकर को ये शरण लेते हैं, ठीक है। अब इस त्रिचुन्नापल्ली को, ठीक है, इनके जो महल था, इस पर चारों तरफ से घेरावा कर देते हैं। कौन कर देते हैं? चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच आर्मी मिल को, ठीक है। सीज बाय द जॉइंट अलायंस ऑफ चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग एंड ड्यूप्लेक्स। इतने ही देर में अंग्रेज की तरफ से एक नए गवर्नर का आगमन होता है, जिनका नाम होता है लॉर्ड क्लिव, ठीक है। अब लॉर्ड क्लिव अराइव इन इंडिया, ठीक है। लिखिए फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
रॉबर्ट क्लीव आते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि बैटल ऑफ अंबर होती है। ठीक है, बैटल ऑफ अंबर में क्या होता है, चंदा साहिब मारे जाते हैं। ठीक है, किनके किस किसके द्वारा, मुजफ्फर जंग। ठीक है, सॉरी अनवरुद्दीन साहब मारे जाते हैं, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांस के मिली जुली सेना के कारण। ठीक है, उसके बाद डुप्लिस को गवर्नर बना दिया जाता है मुगल सल्तनत के, जो साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर रहता है। ठीक है, मुजफ्फर जंग को वो डेकान का सूबेदार बना दिया जाता है। उसके बाद जो अनवरुद्दीन साहब के जो बेटे थे मोहम्मद अली, वो जाको अंग्रेज के शरण लेते हैं। कहाँ, एट द फोर्ट ऑफ तिरुचिरापल्ली। ठीक है, अब इस फोर्ट को सीज कर दिया जाता है, किसके द्वारा, चंदा साहिब द्वारा, मुजफ्फर जंग द्वारा। ठीक है, और फ्रेंच द्वारा। ठीक है, अब कि क्योंकि उस फोर्ट को सीज कर दिया जाता है, तो उसके बाद इनका प्लान रहता है कि जो मोहम्मद अली थे उनको मार दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसी के दौरान रॉबर्ट क्लीव जो अंग्रेजी गवर्नर थे उनका आगमन होता है। वो क्या कहते हैं, एक आइडिया देते हैं अंग्रेज को। वो कहते हैं कि आप आरकोट पे सडन मतलब एक बैग अटैक कर दिया जाए। ठीक है, अचानक से अटैक कर दिया जाए,
क्यों? क्योंकि जब अचानक से अटैक किया जाएगा आरकोट पर, ठीक है, जो कि चंदा साहिब का वो कैपिटल रहता है, राजधानी रहता है, तो चंदा साहिब और जो बाकी जो सेना जो उनको घेरे हुए हैं फोर्ट त्रिचुरिनापल्ली को, ठीक है, तो वो यहाँ से आरकोट से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, मतलब यहाँ कम सैनिक बचेंगे, उसके बाद हम इनसे युद्ध करके मोहम्मद अली को बचा लिया जाएगा और इनको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा उन्होंने कहा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, उनका बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हुआ आया। यहाँ से प्रेशर रिलीज कराया गया, ठीक है, चंदा साहिब को मार दिया गया और मोहम्मद अली को बचा लिया गया। अब तो इस लड़ाई का रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, चंदा साहिब जो उनको थे उनको मार दिया गया, ठीक है, और मोहम्मद अली जो थे उनको नवाब बना दिया गया। किसके किसके सुपरविजन में? ब्रिटिश के सुपरविजन में। इस लड़ाई में मुजफ्फर जंग भी मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, और उनका बेटा जो होता है सलाबा जंग को उनको नवाब ऑफ हैदराबाद के नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। इस वक्त जो सबसे बड़ी बदलाव होती है, डुप्लिक जो फ्रांस के गवर्नर थे वो गोड्यू उनको हटा दिया जाता है और गोड्यू जो नया फ्रांस गवर्नर आते हैं, ठीक है। अब ये आप लिखिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यू फ्रांस गवर्नर। चौथा रिजल्ट क्या था? Each party was left with the territories actually occupied by them, ठीक है। फिर पांचवा जो आया, जो चौथा जो रिजल्ट आकर को आया, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो पहले जो ट्रीटी हुई थी एक्सला चापली, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली जो 1748 में कहा गया, उस ट्रीटी ऑफ एक्सला चापली जो 1748 में जो हुआ था, कहा गया कि इस ट्रीटी के दौरान जो जो आपकी टेरिटरीज थी, जो जहाँ जहाँ आपकी ज़मीन थी, बस वही आपकी रहेगी, और हमारी भी जो ज़मीन और टेरिटरीज थी, ठीक है, वही हमारी रहेगी, ठीक है। उसके बाद गोड्यू जो नया फ्रांस गवर्नर है, उन्होंने
बातचीत और समझौते को अपना हथियार बनाया और अंग्रेजों से एक संधि की। ठीक है, उस संधि के दौरान क्या था कि भारत के में रहने वाले राजाओं के साथ और जो राजकुमार होंगे उनके बीच में अगर आपसी भेदभाव चल रहे हो या लड़ाई हो रहा हो, ठीक है, उसमें ना तो अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे ना तो फ्रांस इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, अब ये इनका रिजल्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड कर्नाटिक वार जो 1759 से लेकर 1739 से लेकर 1754 तक हुआ, ठीक है, इस पर इससे क्या सीखने को हमें मिलता है, क्या इसमें आगे जो आने वाले भविष्य पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस, सेकेंड कर्नाटिक वार। It was evident तो आइए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर का सिग्निफिकेंस। ठीक है, इट वॉज एविडेंट दैट द इंडियन अथॉरिटी वॉज नो लॉन्गर नीडेड फॉर द यूरोपियन कंटिन्यूएंस, रादर इंडियन अथॉरिटी वॉज बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन पावर।
मतलब कि इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, पहले कर्नाटिक वॉर में हमने देखा कि ब्रिटिश जा रहे हैं अनवरुद्दीन साहब से मदद मांगने, ठीक है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि अनवरुद्दीन साहब को ब्रिटिश मदद कर रहे हैं, जिनके कारण जाकर वो लड़ाई लड़ते हैं कर्नाटिक कर्नाटिक में। हैदराबाद में देख रहे हैं कि नासिर जंग साहब को अंग्रेज मदद कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग साहब को फ्रेंच मदद कर रहे हैं, इनके बिना ये लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी बदलाव देखने को मिल रही है। मतलब जो पहले हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे कि हमारे बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं था, अब ये उल्टा हो गया है, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मतलब कि पहले उनको जिंदा रहने के लिए हमारी ज़रूरत थी, अब हमें जिंदा रहने के लिए उनकी ज़रूरत हमें पड़ गई। जैसे कि क्या देखिएगा कि मोहम्मद अली साहब कर्नाटक में और सलाबत जंग साहब हैदराबाद में ये क्लाइंट बन गए। क्योंकि बन गए, सलाबत जंग बन गया फ्रांस के क्लाइंट, ठीक है, और मोहम्मद अली बन गए अंग्रेज के क्लाइंट। मतलब अब भारत की राजनीति वैसे नहीं चलेगी जैसे भारत के राजाओं चाहते थे, अब वैसे चलेगी जैसे अंग्रेज और फ्रांस चाहते थे। ये सबसे बड़ी इसमें बदलाव आकर को आती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर में, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर में। हो गया, ठीक है।
तो जो थर्ड कर्नाटिक वॉर जो होता है वो 1758 से लेकर 1763 तक होता है, ठीक है। इसका जो तत्कालीन जो कारण था, इमीडिएट कॉज था, उस वक्त यूरोप में 7 ईयर्स से एक वॉर चल रही थी, 1756 से लेकर 1763 तक। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ओपोजिट, दोनों अलग अलग एक दूसरे के विरोधी थे। एक ग्रुप में बढ़ गया था, ठीक है, एक ग्रुप में ब्रिटेन थे और दूसरे ग्रुप में फ्रांस थे, जिसमें और पोर्चुगल ये सब भी शामिल थे, ठीक है। अब ये लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है? ये लड़ाई की शुरुआत होती है कि उस वक्त एक फ्रेंच आर्मी थे, ठीक है, काउंट लेली उनका कमांडर इन चीफ थे। इन्होंने क्या किया, अंग्रेज के फोर्ट को कैप्चर किया, ठीक है, कैप्चर इंग्लिश फोर्ट यहाँ पे ऑफ सेंट डेविड, ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगढ़, ठीक है। उनके जो किले थे सेंट डेविड फोर्ट और विजयनगरम, 1758 में काउंट डी लेनी ने इसको कैप्चर कर लिया। अब जैसे ये कैप्चर किए, ब्रिटिश रिटेलिएट करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश रिटेलिएट करते हैं। उनके जो एक एडमिरल थे D.A.K, ये मासूलीपट्टनम में जो फ्रांस की जो सेटलमेंट थी उन पर बहुत ज़्यादा उनका क्षति करते हैं, जिसके कारण आगे चल कर को होता है बैटल ऑफ वांडीवास अंग्रेज और फ्रांस के बीच। तो ये इनका जो कैसे कैसे वार स्टार्ट हो रहा है एक फ्लो के साथ जा रहा है, देख रहे हैं ना कि ये इमीडिएट क्वेश्चन का तो ये था। फ्रांस के जो एक कैप्टन थे काउंट डी लेली, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज के जो सेटलमेंट थे सेंट डेविड एंड विजयनगरम में 1758 में उसको कैप्चर किया। अब जब आप उसको कैप्चर कर लिए तो ब्रिटिश ब्रिटिश अंग्रेज के साइड से इनका रिटेलिएशन हुआ, ये इन्होंने जवाब दिया। और इनके जवाबी कार्रवाई में क्या हुआ कि फ्रांस को था वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। मासूलीपट्टनम में इनका एक पोर्ट था, सेटलमेंट था, जिसका जहां पर उनको अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई, ठीक है। अब बैटल ऑफ वांडी, जिसके कारण आगे चलकर बैटल ऑफ वांडीवास होता है अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। तो ये लिखिए, आगे बढ़ते हैं हम। बैटल ऑफ वांडीवास, ब्रिटिश गवर्नर कौन थे इस वक्त? रॉबर्ट क्लेव, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रांस। कैसे हुआ था? ब्रिटिश के तरफ से लड़ाई कर रहे थे जनरल आयर कुटे, इतने बलशाली से युद्ध किए कि टोटली
ठीक है। तो बैटल ऑफ वांडीवास होता है, किसके किसके, उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट रॉबर्ट क्लीव थे। कौन थे, रॉबर्ट क्लीव। किसके किसके बीच में हुआ, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। थर्ड कर्नाटिक वॉर की ये बात चल रही है। रिजल्ट्स क्या हुआ, जनरल आयर, इंग्लिश की तरफ से लड़ रहे थे जनरल आयर कुटे, और फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे थॉमस आर्थर डी लेली, ठीक है, और बजी। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, फ्रेंच आर्मी जो थॉमस आर्थर डी लेली और बजी के अंडर में जो लड़ाई कर रहे थे, उनको ये पूरे ध्वस्त कर दिए जनरल आयर कुटे को। ठीक है। जनरल आयर कुटे ने लेली को बाद में मजबूर होकर, और लेली को बाद में मजबूर होकर को उनको पुंडीचेरी सरेंडर करना पड़ा। कब, 16 जनवरी 1761 को। लेली को प्रिजनर ऑफ वार के तौर में गिरफ्तार कर लिया गया, और फ्रांस की जो और अलग जगह जो सेटलमेंट थी, जो जिंजी में और माही में थी, उनको भी वो खो दिए, और ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गई। ठीक है। अब ये लिखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड कर्नाटिक war ended with treaty of peace of पेरिस। कब हुआ था, 1763 में। अब ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस के तहत क्या समझौता किया गया, इस संधि के तहत इट रीस्टोर्ड द फ्रेंच टेरिटोरीज इन इंडिया। फिर इस फ्रेंच पॉलिटिकल तो जो थर्ड कर्नाटिक वॉर, जो ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, मतलब पीस
पीस ऑफ पेरिस की संधि जो हुई 1763 में, ठीक है, इसका क्या रिजल्ट हुआ फ्रेंच के ऊपर, और इस संधि में क्या क्या था। इस संधि के दौरान जो फ्रांस की जो टेरिटरीज थी इंडिया में उनको वापस मिल गई, ठीक है। फ्रांस के जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे, जो राजनीतिक दबदबाव थे, वो पूरी तरह से खत्म हो गए, ठीक है। फ्रांस अपने आप को, ठीक है, एक छोटी सी जगह पर उन्होंने अपने आप को सीमित करके रख लिया, और उनका सिर्फ जो काम था भारत में, अब सिर्फ वो व्यापार कर सकते थे, ठीक है, कॉमर्स कर सकते थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अंग्रेज पूरे भारत में अब सुप्रीम पावर हो गए, ना इनसे इनका कोई मुकाबला करने के लिए अब कोई बचा ही नहीं था, ठीक है। अब इस वार की सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है।
ठीक है। तो थर्ड कार्नाटिक वार का अब हम लोग पढ़ेंगे क्या सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ठीक है। जब बैटल ऑफ वांडीवास में अंग्रेज ने फ्रांस को हराया, उसके बाद अंग्रेजों का कोई कंपिटिटर नहीं बच गया, ठीक है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र थे कि पूरे भारत पर अभी अपना कब्जा जमा सकते थे और इनके बीच में आने वाला अब कोई यूरोपियन कंपनीज नहीं थी, ठीक है। इस बैटल में जो सबसे बड़ी खास बात हुई, सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई, ठीक है, इस बैटल में, इस युद्ध में जो भारतीय थे वो एक सिपाही की भूमिका निभाते नजर आए, ठीक है। पहले क्या थे कि पहले वो कमांडर की भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। उनकी अपनी सेना थी, उनकी अपना राजा था जिसके अंतर्गत ये लड़ाई करते थे। लेकिन इस युद्ध में पहली बार देखा जाता है कि जो भारतीय थे वो एक सेना सिपाही के तौर में लड़ाई करते हैं, किसके लिए, अब दूसरे विदेशियों के लिए, यूरोपियन कंपनीज के लिए, ठीक है। या चाहे कि वो फ्रांस के साथ हो, फ्रांस के लिए लड़े, चाहे वो अंग्रेज के लिए लड़े, ठीक है। इससे हमें ये क्या समझ में आता है कि भले चाहे अंग्रेज जीते चाहे फ्रांस जीते, लेकिन भारतीय हारेंगे, भारत हारेगा, ये बात तय था, ठीक है। क्योंकि पहले जो हम लोग देख रहे थे कि पहले तो वो हमारे शरण में रहते थे, अब हम उनके शरण में रहने लगे, ठीक है। अब हम उनके शरण में रहने लगे, ठीक है। इट मस्ट वन थिंग दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच साइड हु वॉन, देयर वाज inevitably about the falls of the Indian to European invaders. It shows that the lack of sensitivity of the geopolitical of the day against the Indian rulers, ठीक है। इनएविटेबिलिटी अबाउट द फॉल्स ऑफ द यूरोपियन इन्वेडर्स, मतलब कोई जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन भारत जरूर हारने वाला था, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस रही। और इसी के साथ हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम शुरू करेंगे एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। थैंक यू। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल अभी तक आए हैं ये हम लोग सैटरडे संडे को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।